Good morning, students. This is Rashni Gupta. Now let's start our third prose from the Diary of a Young Girl. It has been written by Anne Frank. It is a story of a 13-year-old girl. ये बेसिकली एक नॉवल है, कंप्लीट नॉवल, पर आपके सिलेबस में जो है पार्ट ऑफ द नॉवल दिया गया, यानी कि नॉवल का कुछ हिस्सा जो दिया गया है। एनी फ्रैंक जो है 13-year-old लड़की है जो अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो ये चीज़ लिख रही है वो नहीं जानती कि ये जो नॉवल है इतना फेमस हो जाएगा, क्योंकि उसकी एट द एज ऑफ 15 वो मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद जो है ये नॉवल पब्लिश होता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक जो है वो है एनी फ्रैंक। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपके सिलेबस में ये जो पूरे नॉवल का एक पार्ट दिया हुआ है, हम अब पढ़ेंगे। अगर हम एनी फ्रैंक की बात करें तो एट द एज ऑफ 13 ईयर वो जो है ये स्टोरी कंप्लीट स्टोरी लिखती है। तो शी इज़ ए वेरी ब्रिलियंट। ये तो हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एनी फ्रैंक वॉज ए लिटिल जूइश गर्ल। वो एक जूइश गर्ल है। ये एक जूइश गर्ल की स्टोरी है जो अपनी डायरी लिखती है और अपनी फैमिली के बारे में या अपनी टीचर्स के बारे में जो है वो बताया, इस स्टोरी में बताया गया है। अब आपको जो है मैं स्टोरी बताऊंगी, स्टोरी रीड करके बताऊंगी, आपको उसे समझने की कोशिश करनी है। एनी फ्रैंक जो है और जो स्टोरी है वो और भी बहुत तरह से इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो है एनी फ्रैंक ने अपनी टीचर्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताया है। इनफैक्ट इतने सारे लोग साथ होने के बाद भी उसने बताया है कि कैसे वो जो है एक फ्रेंड की तलाश में जो है डायरी लिखना शुरू करती है और वो डायरी उसके मरने के बाद इतनी फेमस हो जाती है। अब हम स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। फॉर समवन लाइक मी। तो अब एनी कह रही है कि किसी के लिए भी डायरी लिखना या कुछ भी लिखना किसी डायरी में एक अजीब सी बात है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी लेटर on neither I nor anyone else will be interested in the missings of a 13-year-old school girl। वो सोचती है कि मैं या कोई और भी इस बात से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि एक 13 साल की बच्ची जो है वो क्या सोच रही है या क्या लिख रही है। ओ वेल इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो कह रही है कि अब ठीक है किसी को फ़र्क पड़े या नहीं पड़े, या पर मुझे लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे लिखने की ज़रूरत है। तो मैं जो मेरे दिल में है वो सारी बातें इस डायरी में लिखूंगी, ताकि मैं जो अपने अंदर का बोझ है सारा उतार सकूं। नेक्स्ट, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। अब एनी जो है अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट करती है। उसे लगता है कि पेपर जो है उसमें ज़्यादा सहन शक्ति है। पेपर जो है वो हमारी चीज़ों को, हमारी बातों को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है अगर हम उसे कंपेयर करें लोगों से। किसी से हम अब बात कहेंगे वो हमारी बात समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन एनी कहती है कि ये बात मुझे दिमाग में तब आई जब मैं ऐसे ही अपने हाथों से अपने चेहरे को पकड़े बैठी हुई थी, लिस्टलेस, ना ही कोई कुछ सोचने को था, बहुत डिप्रेस थी। तो उस टाइम मुझे दिमाग में ये आया कि मुझे अपने अंदर की जो भी फीलिंग्स है वो एक पेपर पे लिखनी चाहिए, ताकि मैं उसको समझा सकूं। स्टेट वेयर आई वॉज ब्रॉडिंग। तो अंत में भी वो कहती कि मैं वहीं रही जहाँ से मैं सोच रही थी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन ए पीपल। येस, पेपर does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook gradually referred to as diary। तो कह रही कि मैं वही सोच रही कि पेपर जो है वो ज़्यादा पेशेंस होती है, उस पर ज़्यादा लोग जो है जो भी मैं लिखूँगी, और मैं किसी को भी ये ज़्यादा नहीं दूँगी जब तक मुझे कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिलेगा, जब तक मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं बन जाएगा, तब तक ये मैं डायरी किसी को भी पढ़ने के लिए नहीं दूँगी। आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड। जब तक कि मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता। इट प्रॉबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। अब इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं डायरी पे क्या लिख रही हूँ, और किसी को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डायरी में क्या लिखा जा रहा है। नो, आई एम बैक टू द पॉइंट दैट
prompted me to keep a diary. अब मैं वापस उसी पॉइंट पे आ गई कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए. In the first place I don't have a friend. सबसे ज़रूरी बात यही थी डायरी लिखने की. यहाँ जो एनी फ्रैंक थी वो ये सोच रही थी कि जब तक मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता तो मैं डायरी पे अपनी जो इंटरनल फीलिंग थी, जो मेरे दिमाग में था, जो मैं किसी से नहीं शेयर कर सकती थी, वो मैं इस डायरी के थ्रू शेयर करूँगी. ठीक है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. अब वो ये भी कह रही थी कि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की जो है इस पूरी दुनिया में अकेली है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है. इसलिए वो एक डायरी लिख के अपनी सारी फीलिंग शो करना चाहती है. 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts and a good home. Now on the surface I seem to have everything except my one true friend. एनी कह रही है कि ऐसा भी नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं या फिर और कोई नहीं है. उसकी फैमिली में ऑलमोस्ट 13 लोग हैं जो उसके आसपास हैं, जो उसे बहुत प्यार करते हैं, अच्छे प्यार करने वाले मम्मा पापा हैं. उसकी एक सिस्टर है, यानी कि ऑल आंट्स हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं. ऑन द सरफेस उस पास सब कुछ है, बस एक ट्रू फ्रेंड के अलावा, जिससे वो अपनी सारी दिल की बात कर सके, जिससे वो अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सके. All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. तो एनी कहती है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं काफ़ी मौज मस्ती करती हूँ, काफ़ी हंसी मजाक चलते हैं, रूटीन की जो हर बात है वो हम करते हैं. लेकिन वी डिडंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र एंड दैट्स द प्रॉब्लम. शायद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं उनको सारे अपने दिल की बात, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं फ़ील करती हूँ, वो बता सकूँ. इसलिए मैं सोचती हूँ कि वो सारी फीलिंग जो है वो मैं एक डायरी पे लिखूँ. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर. वो ये भी कहती है कि शायद ये मेरी गलती है कि मैं किसी के साथ अपनी बात शेयर करने के लिए किसी पर विश्वास नहीं कर पाती हूँ. Because that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. That is why I have started the diary. तो एनी कहती है कि जो इस टाइम था, जो चीज़ें थी, शायद वो मैं चेंज नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डायरी लिखना स्टार्ट करूँ टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी कि मेरा कोई ऐसा दोस्त हो जो मेरे ख्यालों में, जिसे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं. आई डोंट वॉन्ट टू ट्रोल डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. तो मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिखनी चाहती थी हौच पौच में कि जैसे लोग नॉर्मली लिखते हैं. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. तो कहती मेरी फ्रेंड, मैं डायरी को एक नाम देने जा रही हूँ जिसका नाम है किटी. तो अपनी फ्रेंड को क्या नाम देती है? किटी, जिस पे वो अपनी लाइफ के सारे फैक्ट्स लिख सके, जिससे अपनी सारी बातें जो प्रॉपर ढंग से शेयर कर सके, जिसमें कोई भी जोल ना हो. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर प्लंज राइट इन, आई डिड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. तो अब एनी आगे कहती है कि अगर मैं आज से ही डायरी शुरू करूँगी, या आज से ही उसे सीधे आज के इफ़ेक्ट बताना शुरू करूँगी, तो शायद लोग जब मेरी डायरी पढ़ेंगे तो वो इन बातों को समझ नहीं सकेंगे. इसलिए सबसे पहले वो अपनी फैमिली का जो ब्रीफ स्ट्रक्चर देती है कि मेरी फैमिली में कौन है, कैसा है. अभी कि वो ये सब लिखना पसंद नहीं करती थी. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट marry my mother until he was 36 and she was 25. वो कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार करने वाले पापा हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही जेंटलमैन हैं. उन्होंने जब अपनी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक कि उनकी मदर, वो खुद 36 ईयर के नहीं हो गए, उनकी मदर 25 की नहीं हो गई. 26. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. तो आगे वो बताती है कि उसकी सिस्टर जो है वो जर्मनी में पैदा हुई, फ्रैंकफर्ट में, और वो 12 जून 1922 में पैदा हुआ. दोनों फ्रैंकफर्ट में 4 साल तक रहे. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड टू 1933. उसके बाद उसके फादर जो है हॉलैंड में जो
जर्मनी में है, तो वहाँ पे चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर वाइल मार्गरेट एंड वाइल आई वॉज सेंट टू एशन टू स्टे विथ अवर ग्रैंड फादर। तो कहती मेरी मदर भी जो है वो भी हॉलैंड सितंबर में चले गए और मुझे और मार्गरेट को ग्रैंड मदर के पास एशन में भेज दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड फॉलोड इन फरवरी। कहती उसके बाद मार्गरेट भी हॉलैंड चली गई दिसंबर में और मुझे भी उसके पीछे पीछे फरवरी में वहाँ पे भेज दिया गया। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज माई बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। कहते मुझे ऐसे छोड़ा गया जैसे मैं मार्गरेट के लिए मेज पे ऐसे रखा हुआ गिफ्ट जैसे मार्गरेट के लिए कोई बर्थडे प्रेजेंट हो, तो वो अपने आप को मार्गरेट का एक प्रेजेंट समझते वहाँ पे पहुँच। Right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. तो मुझे तुरंत ही नर्सरी स्कूल में भेज दिया गया, मॉन्टेसरी स्कूल जिसे कहते हैं। वहाँ पे मैं 6 साल तक रही। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वो बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। कहती मुझे उस स्कूल में बहुत प्यार मिला। उस स्कूल में मेरी जो फर्स्ट टीचर थी उनका नाम मिसेस कुपरेस था, जो मुझे बहुत ही जो हेड मिस्ट्रेस थी और मुझे बहुत ही प्यार करती थी। जब 6 साल बाद मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल ख़त्म हो गया तो हम दोनों एक दूसरे को देख के इतना रोए जैसे हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दी जाती थी। समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। यानी आगे लिखते हैं कि 1941 में उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो बीमार हो गए और उनको एक ऑपरेशन कराना पड़ा, इसलिए जो उनका बर्थडे था उसमें ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नो हु ऑफन थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कहते ग्रैंड माँ जो थे वो 1942 में जनवरी में उनकी डेथ होगी। अब कोई नहीं जानता था कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और उनके बारे में कितना सोच सकती हूँ, क्योंकि वो फीलिंग कभी मैं एक्सप्रेस कर ही नहीं पाई। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. ऐसा सोचा गया है, ऐसा डिसाइड किया गया कि 1942 में इस जन्मदिन पर पिछले जन्मदिन की भी कमी पूरी की जाएगी और नानी की जो मोमबत्तियाँ हैं वो भी मोमबत्तियों के साथ, मेरी मोमबत्ती के साथ जलाई जाएगी जी। अब ये मैं जो पार्ट फर्स्ट है उसका एंड करती हूँ। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो इसी जो हमने अब तक जो पढ़ा है इससे आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।